हेलो एवरीवन, सियोरिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज सियोरिटी सेंटर का अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पॉलिटी आपका स्टार्ट हो चुका है, ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे धीरे धीरे करके हिस्ट्री और मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो कुछ ज़्यादा ना कहते हुए हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये बताएंगे कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। ये ज्योग्राफी का पूरा जो कोर्स है, ये ज्योग्राफी का जो आप पढ़ोगे आने वाले वीडियोस में, पूरा एक सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, इस ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, वनडे में क्या पूछा जाता है, या पीसीएस की एग्ज़ाम में भी जो भी पूछा जाता है ज्योग्राफी में, हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड में सारी चीज़ें डिटेल्ड में कवर करेंगे। ठीक, तो ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं ज्योग्राफी क्या होती है, उसके बाद ज्योग्राफी के हम ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होती है। अगर हम एनसीईआरटी को देखें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो सबसे प्रामाणिक किताब है, तो एनसीईआरटी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो भूगोल का जो अर्थ है या भूगोल की जो डिफिनीशन है, उसमें लिखा है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने आए अपना अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफिनीशन दिया भूगोल का। ठीक है, तो लेकिन एनसीईआरटी में पृथ्वी का वर्णन क्या कहा गया है, भूगोल कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन एनसीईआरटी में लिखा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो दरअसल आया कहाँ से। एक भूगोल है जो हिंदी में हम कहते हैं, मेरा जो माध्यम होगा पढ़ाने का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, मेजॉरिटी में मैं हिंदी में रहूँगा, लेकिन शब्द मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को देते चलूँगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि ज्योग्राफी, भूगोल तो हिंदी वर्ड है, लेकिन ज्योग्राफी कहाँ से आया, मतलब ज्योग्राफी की उत्पन्नता कहाँ से हुई, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द कहा किसने। ठीक है, तो ज्योग्राफी सर्वप्रथम इरिस्टोथनीज ने कहा था। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने कहा था, ये कुछ ऐसा शब्द है, नाम है उनका, एक ग्रीक के विद्वान थे उनका नाम। ठीक है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इनका जन्म 2076, मैं इसमें हिंदी में इनका नाम लिख देता हूँ, लगभग ऐसे ही नाम है इनका, टोस्थनीज, ये। ठीक है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, भूगोल शब्द जो ज्योग्राफी शब्द है उसका जिक्र किया था। सर्वप्रथम ये शब्द उन्होंने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। इनका मतलब क्या था कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, इन्होंने जो बताया मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी में दो शब्द आते हैं मूलतः, एक आता है जियो और एक आता है ग्राफी। ठीक है, तो ग्राफी को इन्होंने ग्राफोस कहा। ग्राफोस का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, ज्योग्राफी इसी तरीके से, इसी सेंस में कहा गया कि ग्राफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन, और जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा गया है पृथ्वी का वर्णन, वो यहीं से आया है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने जब इसका डिफिनीशन दिया ज्योग्राफी का, तो असरलता, मतलब पृथ्वी का वर्णन है ये तो समझ में आता है, लेकिन एक ऐसी डिफिनीशन रहे जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि पृथ्वी का वर्णन, लेकिन पृथ्वी का वर्णन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं भूगोल, एग्जैक्ट एक प्रॉपर सरल डिफिनीशन क्या है भूगोल की, वह है कि पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में, क्योंकि पृथ्वी पर रहता कौन है, पृथ्वी पर मानव रहते हैं, तो पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में अगर हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, भूगोल या ज्योग्राफी। ठीक है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि मानव के निवास या आवास के रूप में पृथ्वी की सतह का परिभाषित करना, पृथ्वी की सतह का वर्णन करना, या पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ना, मानव के आवास निवास के आवास या निवास जो भी के रूप में पृथ्वी की सतह का करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो डाउन करके उसको लिख लीजिएगा।
ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, कि मानव के आवास के रूप में पृथ्वी की सतह को परिभाषित करना या पृथ्वी की सतह का वर्णन करना, स्टडी करना, ठीक है, पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या करें, ज्योग्राफी कहलाती है। या पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में, दोनों बातें सेम है। ठीक है, ये ज्योग्राफी है। टोटल छोटी यही डिफिनीशन है प्रॉपर, बहुत सरल डिफिनीशन। इसके बाद आता है दूसरी चीज़ कि आखिरकार ज्योग्राफी के ब्रांचेस कितने हैं। यार देखो, ज्योग्राफी तो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत सारे हैं। आर्थिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, मानव जो भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसके बाद राजनीतिक भूगोल है, बहुत सारे भूगोल इसमें आते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली जो बांटा गया है भूगोल को, वो दो पार्टों में, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये दो पार्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी के पार्ट जैसे जैसे इंपॉर्टेंट होंगे या इन दोनों पार्ट के अंडर में बाकी के भूगोल आएंगे, हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के दो हैं जो हमें पढ़ना है। एक भौतिक भूगोल है और दूसरा क्या है, मानव भूगोल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये क्या होता है। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है, मानव भूगोल को अभी हम हटा देते हैं, मैं आपको बताऊं खाली भौतिक। और भौतिक से फिर मानव कैसे आता है, मानव भूगोल, वो मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल में जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं, हमारे पूरी पृथ्वी पर जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, मानव के सतह के, अब मानव के निवास के रूप में हमें क्या करना है, पृथ्वी की सतह को परिभाषित करना है, पृथ्वी की सतह का स्टडी करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया। लेकिन भौतिक भूगोल उसमें क्या आता है कि भौतिक भूगोल का मतलब होता है जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं जिनका मानव उपयोग कर रहा है। ठीक है, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों का जो मानव उपयोग कर रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका अध्ययन करना। ठीक है, ये भी एक तरीके की स्टडी में आता है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला हमको पढ़ना है स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, भौतिक भूगोल ऊपर लिख लीजिएगा, लिथोस्फीयर। ठीक, दूसरा क्या पढ़ना है, जल मंडल। ठीक है, मंडल लिखिए, विज्ञान लिखिए, स्थल विज्ञान, जल विज्ञान। ठीक है, जल मंडल। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, और वायुमंडल के पास जैवमंडल। इसके बारे में मैं आपको हल्का हल्का चीज बता देता हूँ। स्थल मंडल मतलब प्रकृति की बनाई हुई स्थल, भूआकृतियाँ। भाई भूआकृतियाँ, भूआकृति मत स्थल का मतलब पहाड़, पठार, झीलें, ये सारी चीज़ें तो कुदरती बनी हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, स्थल के बारे में आ जाती हैं। ठीक है, सबसे सिंपल भाषा में जल, जल का मतलब क्या हो गया, जल का मतलब हो गया कि वर्षा कैसी होती है। अच्छा, स्थल में पठार पाए जाते हैं, पर्वत पाई जाती हैं, जल में वहाँ की जल कैसी है, जल मतलब झीलें, नदियाँ, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, जलमंडल में आती हैं। ठीक है, जलमंडल ये हो गया। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में हमें हवाओं के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जिस चीज़ को हम उठा रहे हैं, जिस प्रदेश को हम उठा रहे हैं, या जिस जगह को हम ले रहे हैं पढ़ने के लिए, जिस जगह को, मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम किसी एक कॉन्टिनेंट को लेते हैं, तो वायुमंडल का मतलब वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसी है। अब जाहिर सी बात है कि हर एक कॉर्नर की, हर मतलब नॉर्थ अमेरिका की अगर हम ले या अमेरिका कॉन्टिनेंट की ले, तो हर जगह का एटमॉस्फेयर एक जैसा तो होगा नहीं, तो अलग अलग जगहों पर कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वायुमंडल में पढ़नी है। जैवमंडल की मतलब वहाँ की वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, समझ में आ रहा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जैवमंडल में आ रही। एक छोटे तौर पे, मोटे तौर पे आप इसको समझिए, फिर हम जब पढ़ाएंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में इन सब के सिद्धांत भी आते हैं। स्थल मंडल के सिद्धांत आएंगे, जल मंडल के सिद्धांत आएंगे, समझ में आ रहे हैं आपको कि नहीं।
कि पहाड़ कैसे बनते हैं, उनके पीछे प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, सिद्धांत कौन से लगते हैं, जलमंडल में क्या होती है, झीलें कैसे बनती हैं, वायुमंडल में हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं चलने का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, जैवमंडल, पेड़ पौधे डिपेंड किस पे करते हैं, वायुमंडल पर, उनमें मतलब एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे तीसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ क्यों ऐसी होती हैं, उनका सिद्धांत क्या है, वो वायुमंडल पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, ठीक है, स्थल मंडल, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि क्या ये जो चीज़ें हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, इस समय यहाँ पर सिर्फ यही हैं? क्योंकि जैव मंडल, बायोस्फीयर जो है, या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल जो प्रकृति ने बनाई थी, क्या वैसी अभी है? क्या जैव मंडल इस समय वही है? क्योंकि जैव मंडल का क्या होता है कि जंगल डिपेंड करते हैं, पौधे डिपेंड करते हैं, लेकिन यूरोप में रेवोल्यूशन के समय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय सारे पेड़ काट दिए गए थे, ठीक है, तो सारे पेड़ काट दिए गए थे। अब वहाँ पर जैव मंडल, बायोस्फीयर तो बहुत नाम मात्र की बची है। तो जब जैव मंडल, ये सारी चीज़ें कट गई, अब वहाँ की वायुमंडल क्या पहले जैसी वायुमंडल है? नहीं, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो चुकी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग स्थल को भी क्या करते हैं, काट काट के स्थल को भी चेंज करते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बदलते हैं वो कौन है? मानव है। तो जब मानव प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों पर आते हैं, रहते हैं, तो मानव जब आते हैं तो प्रकृति को अपनी तरीके से क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। पढ़ते क्या क्या है, मानव ने चेंज किया, मानव बढ़ गए, तो जब मानव बढ़ जाएंगे तो हम वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, मानव बढ़ेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो मानव भूगोल के अंदर में हमें क्या, जनसंख्या विज्ञान पढ़ना है, जनसंख्या भूगोल पढ़ना है। फिर अर्थव्यवस्था बनेगी, अर्थव्यवस्था भूगोल पढ़ना है। फिर क्या राजनीति वहाँ बनेगी? जाहिर सी बात है, जब लोग रहेंगे तो राजनीति भी बनेगी, तो वहाँ का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकृति की फिजिकल ज्योग्राफी जो है, भौतिक भूगोल जो है, वो कुदरती दिया हुआ है, वो प्रकृति के दिया हुआ है, लेकिन उसमें इंसान भी कुछ क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कुछ हस्तक्षेप करते हैं। जब कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ क्या होंगी, चेंज होंगी। तो फिर जो चेंजेस आ रही हैं, तो जो नई पद्धति वहाँ आ रही, नया सिस्टम जो आ रहा है, वो सिस्टम भी तो वहाँ के भूगोल के ही अंतर्गत आएगा। तो उन्हें अलग अलग ब्रांचेस में रख दिया गया है। मानव भूगोल के अंडर में 3 ब्रांचेस में रख दिया गया, ठीक है। ये मानव भूगोल है, ये भौतिक भूगोल है। हम भौतिक भूगोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले भौतिक भूगोल में 2 चीज़ें हैं, एक मैं आपको बता दूंगा अभी, ये दोनों हम पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में 2 पार्ट है। एक इंडियन का भौतिक भूगोल है, मतलब इंडियन भूगोल है, ज्योग्राफी है, और एक क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडियन का कैसा है, थोड़ा लेकिन डिटेल्ड में पढ़ना है, नदियाँ, पहाड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब जो भी मैंने आपको बताया, जल, स्थल, वायु और जैवमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, डिटेल्ड में पढ़नी है। वर्ल्ड का क्या है, मैं थोड़ा जानकारी लेना है, तो हम पहले वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड के बारे में भी यही हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। हम पहले क्या करेंगे, वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे वर्ल्ड जब ख़त्म होगा, क्योंकि हमें डिटेल्ड में जानकारी इंडियन की लेनी है, वर्ल्ड की जानकारी उतना जो इंडियन जितनी लेनी है उससे थोड़ी सी कम लेनी है। तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कुछ क्लासेस में, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर चलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ सिद्धांत की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम आपको एक ब्रीफली, एक छोटा सा, मतलब छोटे मोटे तौर पे हम आपको सिद्धांत देते चलेंगे उस सिद्धांत से, लेकिन उस सिद्धांत के डिटेल्ड में नहीं जाएंगे,
ठीक है, छोटे तौर पे हम उसको सिद्धांत को देते चलेंगे, डिटेल में भी जहाँ ज़रूरत होगी हम आपको बता दिया करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब मानव प्रकृति को चेंज करते हैं तो उस ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व भूगोल। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम ये पढ़ें कि वर्ल्ड आखिरकार बने कैसे, क्योंकि जैसा हम वर्ल्ड आज देख रहे हैं क्या वही वर्ल्ड पहले से थे या वर्ल्ड चेंज है या पहले की मान्यता, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अंटार्कटिक है, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, ये सारी चीज़ें हम आज जान लें। लेकिन आपको पता है पहले के लोग ऐसा नहीं समझते थे, क्योंकि लोगों के पास इतनी कल्पना तो आदमी बहुत करता था लेकिन कल्पना में भी एक लिमिट रहती थी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीक यूनान के कुछ विद्वान थे, यूनान की सभ्यता थी। यूनान के कुछ विद्वानों ने पृथ्वी का जिक्र किया और बताया कि पृथ्वी जो है वो कैसी है, फ्लैट है। कैसी है? एक फ्लैट डिस्क की तरह है, चपटी है, ठीक है, फ्लैट डिस्क की तरह है, ठीक है, फ्लैट डिस्क की तरह है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस समय उन्होंने फ्लैट डिस्क कहा उस समय तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने फ्लैट डिस्क कहा क्यों? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी, है कि नहीं। तो साइंस जब इतनी डेवलप नहीं थी तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि फ्लैट का मतलब ये ऐसे फ्लैट है, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जाना है, नहीं व्यक्ति गिर जाएगा। भाई जब पतली शिफ्ट है, फ्लैट डिस्क है, तो यहाँ से आगे नहीं जाना है, नहीं आदमी गिर जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पहले चलती थी। तो पहले ये कहा गया कि इस तरीके का कुछ है, ठीक है, इस तरीके का एक देश है, एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर लीबिया या कह सकते हैं अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पर पूरा एशिया, ठीक, यही 3 है। बाकी कुछ का पता नहीं था क्योंकि अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज अभी नहीं हुई थी। हम आपको सारी डिटेल्ड में बताते हुए चलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यूरोप, एशिया और लीबिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनान की सभ्यता ने पहली बार कल्पना की थी और बताया था, ठीक है। अच्छा, इतनी तो चीज़ें थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कल्पना किया और उस समय वो कल्पना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आफ्टर दैट यूरोप में एक क्रिश्चियनिटी जो धर्म है, यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी धर्म है वो यहाँ से, ठीक है, इस यूरोप से बढ़ी, ठीक है, धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलना शुरू की, पूरे विश्व में। और एशिया से और यहाँ से क्या कहते हैं, अरब से क्या हुआ कि इस्लाम शुरू हुआ फैलने, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, या हिस्ट्री की क्लास अगर अभी नहीं आई है तो आ जाएगी, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों साम्राज्यों के बीच में हमेशा क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, बैटल फॉट होते रहते थे, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती थी कि 1492 के शुरुआत में, 1492 के पास एक यहाँ से पुर्तगीज़ से एक मैं अगर कुछ इधर उधर नंबर में गलती होगी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर उधर कुछ एक नंबर में मिस हो जाए, तो 1492 में यहाँ से जब इन दो लोगों में, जब इस्लाम में और इधर में, ठीक है, यहाँ इस्लाम का ओटोमन साम्राज्य था, ठीक है, रोमन साम्राज्य अपने लोग पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो, और यहाँ पर रोमन साम्राज्य था, ठीक है, ओटोमन और रोमन। ओटोमन ने क्या किया, रोमन का रास्ता रोक दिया, जहाँ से वो क्या करते थे, एशिया से सिल्क रूट से व्यापार किया करते थे, ठीक है। ये इतनी ही बड़ी दुनिया उस समय थी, मानना था उन लोगों का, और लोग मज़े से रहते थे, व्यापार करते थे, मज़े से क्या रहते थे, फाइट तो चलती ही रहती थी। तो इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में हमेशा टक्कर होती रहती थी। तो इस्लाम ने, क्या कहते हैं, यूरोप ने क्या किया, यूरोप में 2 देश पड़ते हैं, एक पड़ता है पुर्तगीज़, एक पड़ता है नीचे स्पेन।
पुर्तगीज़ ने क्या किया, इंडिया की खोज के लिए कुछ लोगों को भेजा, ठीक है, अलग रास्ते की खोज के लिए, ठीक है। तो इंडिया का पुर्तगीज़ ने एक भेजा जिसका नाम था, आप लोग जानते हैं, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को भेजा पुर्तगीज़ ने, ठीक है, पुर्तगीज़ ने। उसके बाद पुर्तगीज़ को ही भेजना था, पुर्तगीज़ ने ही, कोलंबस ने, ये क्या कहते हैं, पुर्तगीज़ में ही, पुर्त में ही एक कोलंबस रहता था, वो भी एक वास्को डी गामा से क्या थे, वास्को डी गामा तो वो समुद्री यात्री थे, ठीक है, समुद्री यात्री थे। और वास्को और कोलंबस क्या थे, वो भी समुद्री यात्री थे। तो कोलंबस ने, वास्को डी गामा को भेजा गया पुर्तगीज़ ने, कोलंबस को भी मालूम था, कोलंबस को भी जाना था। तो कोलंबस ने पुर्तगीज़ से कहा कि मैं भी इंडिया की खोज के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे सबसे सटीक पता है, मैं पश्चिम के रास्ते से जाऊँगा। लेकिन उस समय ग्रीक की सभ्यता और ग्रीक की जो भी कल्पना में जो उन्होंने कहा था कि पश्चिम में तो कोई रास्ता ही नहीं है, पश्चिम में जो जाएगा वो गिर जाएगा, लगभग कुछ ऐसी कहानी। तो ये क्या किए थे, ये पश्चिम में जाने के लिए पुर्तगीज़ सरकार ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने, ठीक है, पुर्तगीज। तो ये स्पेन के पास गए, ठीक है, स्पेन के पास गए। स्पेन के राजा ने, पहले तो स्पेन के राजा ने भी मना किया, लेकिन स्पेन के राजा मान गए। तो स्पेन के राजा ने कहा अच्छा जाओ तुम, ठीक है। ये यहाँ से पुर्तगीज़, वास्को डी गामा तो पहले यहाँ आए, ठीक है, कालीकट, इंडिया पहुँच गए पश्चिम के रास्ते से, यहाँ अफ्रीका होते हुए। लेकिन कोलंबस जो थे, कोलंबस स्पेन की सहायता से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने लगे, ठीक है, पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने लगे। और पश्चिम में मैं आपको बताऊं, पूरा मैं एक मैप बना लेता हूं ताकि आपको फिर समझ में आ जाए।